ठीक है, एक काम करिए, थ्योरी पार्ट लिखते जाइएगा तो बताते जाऊँ, तो किसी प्रैक्टिकल में आपको नोट कर लेना कुछ एक्स्ट्रा नहीं। वैसे तो मांगे का ले लिया है तो फिर से बात कर, ठीक है। प्रैक्टिकल बंद बेसिकली जॉइंट मोबिलाइजेशन क्या होता है? जॉइंट मोबिलाइजेशन इज पैसिव मूवमेंट अप्लाइड टू जॉइंट्स टू रिस्टोर रेंज ऑफ मोशन, रिड्यूस पेन एंड इंप्रूव फंक्शन। बेसिकली तीन फंक्शन ही काम करते हैं। आपका जो भी जॉइंट्स है वो प्रॉपर अपनी लोकेशन पे या तो वो फॉरवर्ड मूव करता हो या बैकवर्ड मूव करता हो या वो 360 एंगल में मूव करता हो। 360 एंगल में कौन से जॉइंट्स मूव करते हैं? 360 नहीं बेटा सर, ये आपके शोल्डर जॉइंट और आपका पेल्विक गर्डर, ठीक है। ये 360 क्यों? आपका सॉकेट होता है कौन सा? स्कैपुला का, उसमें ह्यूमरस का हेड रुक जाता है और ऐसे रोटेट करता है। दैट्स व्हाई ना 360 मूवमेंट इससे पॉसिबल होता है, ठीक है। तो बेसिकली तीन ही काम है, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना, पेन को रिड्यूस करना और उसकी जो फंक्शन है उसे इंप्रूव करना, ठीक है। इसके ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ना, मतलब माइनर टू मेजर जाएंगे। जैसे स्मॉल है, ठीक है, मतलब कि जो आपका रिस्ट्रिक्शन है उसको बहुत स्मॉल हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो बिगनिंग ऑफ रेंज स्टार्ट करेंगे और पता चलेगा कि इसमें पेन से रिलीफ मिल जाए, ठीक है। और ये याद रखिएगा, इसमें कोई वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको प्ले करके दिखाऊं या किसी का पेन, और कोई लैब है नहीं कि किसी पर्सन की मैं आपको करके दिखाऊं कि कैसे करते हैं जॉइंट मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो आपको थ्योरी पार्ट की बेसिकली समझना पड़ेगा। अब एम्पलीट्यूड लार्ज कर दिया, लार्ज मतलब उसका रेंज ऑफ मोशन हमने क्या कर दिया, पहले कंपैरिजन में बढ़ा दिया है, विद रेंज नॉट रीचिंग एंड, इतना तो कर दिया लेकिन उसकी रेंज जितनी होनी चाहिए उसे कंप्लीट नहीं करेंगे, ठीक है। पेन रिलीफ हमेशा याद रखिएगा, किसी का एग्जांपल ले लो, मैं बोलता हूँ नेक हिंडेड हो गई है, मतलब किसी पर्सन की नेक 4 साल से बिल्कुल स्टिफ हो गई है, वो मूव नहीं कर पा रहा, तो एकदम से नहीं है कि हम उसकी रोटेशन ऐसे करवा देंगे। हम कोशिश करेंगे पहले माइनर से जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड टू, फिर मेजर ग्रेड, पहले उसकी हल्की मोशन, फिर नेक्स्ट थेरेपी में बुलाएंगे उसे आफ्टर 2 वीक कि हाँ अब नेक्स्ट थेरेपी में हम इसे थोड़ा सा और मूव करेंगे। फिर ऐसे करते करते हम लगभग 10 सेशन में उसके जो नेक स्टिफनेस मूवमेंट था जो 4 साल से बंद था उसे थोड़ा थोड़ा खोलेंगे, ठीक है, ऐसे। अब थर्ड में उसके कंपेरिजन याद करेंगे बट अप टू लिमिट ऑफ रेंज में करेंगे, ठीक है। इंक्रीज मोबिलिटी बेसिकली ग्रेड है, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे फोर्थ वन स्मॉल है एट द एंड ऑफ रेंज, यहाँ पे कोई रेंज पहुंचा नहीं था लेकिन यहाँ पे रेंज तक पहुंच जाता है, इंक्रीज मोबिलिटी। बाकी ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आती है अगर करवाई जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहले ऑलवेज एक्सेस रेंज ऑफ मोशन, ROM, हमेशा आपके माइंड में 3 चीज़ें आ होनी चाहिए जॉइंट मोबिलाइजेशन को लेकर, आपका ROM, आपका पेन रिलीफ और आपके फंक्शन को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो अब आपके ROM को एक्सेस करना है एंड फील बिफोर एंड आफ्टर मोबिलाइजेशन। उसके बाद इसका मतलब है कि आपने जब किया तो उससे थोड़ा रिलैक्स फील होना चाहिए, उसके बाद उसके कंपैरिजन उससे आराम फील होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन पेशेंट कंफर्ट और रिलैक्सेशन, पेशेंट को उसकी एग्जांपल ले लो कि जितने भी आपको उसकी थेरेपी करानी है, अगर वो स्पाइन से रिलेटेड है तो उसे लेटा के करानी है, बाकी अगर पेल्विक गर्डर से रिलेटेड है आप उसे बैठा के भी करवा सकते हो, ठीक है। मोबिलाइजेशन डायरेक्शन ऑफ रिसेप्शन और टू रिलीफ पेन, अब जिस डायरेक्शन में उसका बोल रहा है कि सर मैं अपने पैर को जब एबडक्शन में करता हूँ तो मेरा पैर मूव नहीं करता, तो आपको मोशन रेंज ऑफ मोशन भी एबडक्शन में ही करानी है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा एबडक्शन एडक्शन क्या होते हैं, ठीक है। जब भी हम 2 चीज़ों को ऐड कर रहे होते हैं दैट्स एडक्शन, ठीक है, और सेपरेट कर रहे हो तो एबडक्शन, ठीक है। यूज गुड बॉडी मैकेनिक्स फॉर थेरेपी, तो इसके अलग अलग टेक्निक्स आते हैं और अलग अलग मशीनें भी आती हैं। अब तो मशीनों से हो जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में जैसे होम थेरेपी के लिए हम जाते हैं तो आप मशीन को कैरी करके नहीं ले जा सकते। आपके क्लिनिक्स में तो हो जाएगा कि हाँ कि आपने कोई मशीन रखी है। अब तो आपने देखो कायरोप्रैक्टिक देखा है, कायरोप्रैक्टिक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, आप जाके कोर्स करके कायरोप्रैक्टिक का भी कोर्स कर सकते हैं आगे जाके अगर होता हो। लेकिन मुझे ऐसे पता है कि हाँ PT से रिलेटेड है या ऑर्थोपेडिक से मास्टर है, ठीक है, हो जाएगा उसमें बहुत पैसे, ठीक है। उसके बाद है परफॉर्म रीअसेसमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, आपके जॉइंट मोबिलाइजेशन के ट्रीटमेंट के बाद आपको उससे पूछना है कि कितना इम्प्रूवमेंट है, यानी आप नेक्स्ट सेशन से बुला सकते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल स्टेप के हम करेंगे कैसे, सबसे पहले बी अटेंटिव प्लीज,
प्रिपरेशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। सबसे पहले आपको पेशेंट को बता देना कि सर मैं आपको बैठाऊंगा, आपको थोड़ा बहुत पेन होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो जानिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। आपने सडन किया उससे बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। ऑब्टेन कंसेंट, क्या करना है सबसे पहले, सेकंड थिंग क्या करनी है, ऑब्टेन कंसेंट, मतलब आपको पेशेंट की सहमति लेनी कि सर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि थेरेपी के बाद 1-2 दिन के लिए पेन बढ़ सकता है, क्योंकि जो चीज़ काफ़ी टाइम से स्टिफनेस हुई थी अचानक से खुलेगी तो मे भी 1-2 दिन वो पेन दे। इसलिए आपको क्या करना है, कंसेंट ये ना आपको केस फाइल कर सकता है। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि आपने बिना कंसेंट के उसकी थेरेपी स्टार्ट कर दी 1-2 दिन में उसका पेन बढ़ गया, वो कहेगा उसने खराब कर दिया। कंसेंट में क्या लिखा होता है कि सारी डिटेल लिखी होती है कि आगे जाके अगर आपको ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो आपकी सहमति है उसमें, वो आपका एग्रीमेंट है, ठीक है। पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली एंड रिलैक्स द जॉइंट, पेशेंट को कंफर्टेबली बैठाना है और उससे कहना है कि अपने जॉइंट्स को रिलैक्स कर दे, मतलब ये नहीं कि एकदम टाइट होल्ड करके रखा है उसने, ठीक है, रिलैक्स कर दे, उससे कहना बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दे। सपोर्ट द लीग और जॉइंट एडिक्वेटली, कि आपको आप जिस जॉइंट में, कोई सा भी जॉइंट आपका पैर ना, कौन से जॉइंट होते हैं, साइनोवियल जॉइंट, रिब और बॉल एंड सैडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है, सैडल जॉइंट हाँ सैडल जॉइंट थंब में पाया जाता है, एक ही थंब में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट करेंगे, कैसे करना है, ऑब्जर्व एंड पैल्पेट फॉर द स्वेलिंग, डिफॉर्मिटीज एंड टेंडरनेस। अब आपको क्या करना है, उसे फिजिकली पेशेंट को मैं दोबारा बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कैसे करना है। एक पर्सन आया, उसको वो लंगड़ा तो अपने लेफ्ट पैर से आ रहा है, वो बता रहा है सर मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, 6 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, अब मुझे वो पेन सफ़र हो रहा है और मैं अपने पैर प्रॉपर वे में मोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे आराम से बैठाएंगे, पूछेंगे कि आपको बताएंगे कि आगे जाके ये प्रोसेस करने वाला हूँ, मे भी इससे आपको पेन हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाए वो बंदा। दूसरा कंसेंट लिखवाना उसका, सहमति, बिना सहमति के कोई काम नहीं करना, ये चीज़ हॉस्पिटल्स में भी होती है, कंसेंट लिखवा लिया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में, ये नॉर्मल से तो लेकिन फिर भी कंसेंट होता है इनका, कंसेंट लिखवाया जाता है। नहीं बेटा ऑपरेशन के खराब होगी, जैसे इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाए सडन, अब हमें ये नहीं पता ना कि एग्जाम्पल लो हेड ट्रॉमा से आया हो, सिर की चोट बिना सीटी स्कैन एमआरआई के दिखेगी नहीं डॉक्टर को, और रात में होती नहीं है, ठीक है, तो फिर ऐसे में हम खाली कंसल्ट लिखवा लेते हैं। अगर आपके पेशेंट की कोई भी दिक्कत होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। ऑब्जर्व एंड पैल्पेट फॉर द स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी एंड टेंडरनेस। अब क्या हुआ, पेशेंट को हमने बैठाया, जो आया था हमने उसका सोचो लेफ्ट पैर था, लेफ्ट पैर में एक्सीडेंट हुआ था, हमने उसका लेफ्ट पैर उठाया एडिक्वेटली, मतलब पूरे प्रॉपर वे से उठाया, और जिस जॉइंट में जस्ट लाइक पटेला है ना, नी जॉइंट पे उसको चोट लगी थी, हमने उसे लैटरली, मीडियली और पटेला के ऊपर प्रेस करके देखा, कहीं स्वेलिंग तो नहीं, कहीं डिफॉर्मिटी, मतलब कि वो अपना शेप चेंज कर चुका हो, और चोट लगी वहाँ से कोई चीज़ ब्रेक हो गई हो क्या पता, ठीक है। लेकिन ब्रेक होने का एक लिमिटेशन होता है, क्या, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको अगर कोई बोन फ्रैक्चर हुई है तो विद इन आप 3 से 4 डे मैक्सिमम 7 डेज तक आप डॉक्टर को दिखवा लीजिए, नहीं तो फिर क्या होता है, बोन रीयूनियन होने लग जाता है, उसके बाद कोई फायदा नहीं है, उसके बाद बोन जिस एंगल में टूटी होगी वो जुड़ जाएगी, फिर ऑपरेशन इकलौता ऑप्शन है, काट के उसे दोबारा फिक्स किया जाएगा, ठीक है। टेस्ट एक्टिव एंड पैसिव आरोहण, तो अब क्या करना है इसका, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या आप करवा देंगे, पैसिव उससे कहेंगे अपने आप से हिला के देखो कितना हिल रहा है, बेसिकली जितना मुझे याद है। बेटा मुझे बहुत टाइम पहले तो अचानक से दिया गया ना, प्रिपेयर भी नहीं, आइडेंटिफाई द रिस्ट्रिक्शन एंड एंड फील। अब आपको उस पॉइंट को फील करना है जहाँ पे उसका रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, और उस पॉइंट को फील करना है जहाँ से वो आगे ले जा नहीं पा रहा है। एंड पॉइंट कौन सा है कि वो आगे ले जा नहीं पा रहा है, हाँ कि सर इसके आगे मेरा दर्द बढ़ जा रहा है, तो वो पॉइंट नोट करना है और आइडेंटिफाई द रिस्ट्रिक्शन, है ना। मोबिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं, पहला स्टेबलाइज द प्रॉक्सिमल बोन। प्रॉक्सिमल बोन कौन सी होती है, जो सबसे नियरेस्ट बोन, है ना, दो आपको हर जगह मिल जाएंगे, प्रॉक्सिमल जॉइंट और डिस्टल जॉइंट। व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट द प्रॉक्सिमल जॉइंट, है ना, तो आपको सबसे नियरेस्ट बोन की बात करनी है या नियरेस्ट एंड की बात करनी है। व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट द डिस्टल एंड, आपको सबसे उस बोन के सबसे दूर वाले पार्ट की बात करनी है, ठीक। तो स्टेबलाइज द प्रॉक्सिमल बोन। अब जस्ट लाइक मुझे अगर यहाँ पे नी में है तो सबसे पहले मैं क्या फिबुला का थोड़ा पार्ट ऐसे मूव कर दूँगा,
मोबिलाइज करने से क्या फायदा होता है बेटा, कोई है ना, कोई बताएगा? मोबिलाइज करने से बेटा ये तो सेकेंडरी फैक्टर है। मोबिलाइज करने से उस जॉइंट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद है मोबिलाइज द डिस्टल बोन इन द एप्रोप्रिएट प्लेन। ठीक है, अब प्लेन क्या होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। अब आपको पता है कि आपकी जो फिबुला टिबुला होती है वो एक शेप होती है, कैसे? किसी की शेप नहीं मिलेगी आपको, या तो ऐसे थोड़ा इस साइड अंदर की साइड से ऐसे बेंड होगी, ये पीछे की साइड से बेंड होगी, है ना। कॉनकेव आया था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, अप्लाई द सिलेक्टेड ग्रेड। अब हमने ऊपर 5-6 ग्रेड पढ़े थे, उनमें से हमें बारी बारी एक एक ग्रेड को अपनाना है। उससे हमें पता लगेगा कि वो माइनर ग्रेड का या मेजर ग्रेड का है। ठीक है, रिदमिकली मतलब 1 बाय स्टेप 2 to 3 ऑसिलेशन पर सेकंड। 2 से 3 ऑसिलेशन क्या होता है? रोटेशन। पढ़ी होगी अपने फिजिक्स में ऑसिलेशन। ठीक है, तो 2 से 3 ऑसिलेशन पर सेकंड निकालना है, 1 से 2 मिनट पर बाउट में निकालना है। ठीक है, अब बेटा ये मुझे आ गया, इसलिए तो मैं सीधे बाउट में देखिए गलत नहीं बता रहा हूँ। मॉनिटर फॉर पेन एंड रेजिस्टेंस, तो आपको ये मॉनिटर करना है कि उसका पेन कितना हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस मतलब कि उसका जॉइंट में कितनी मोबिलाइजेशन है। मुझे तेजी से फोर्स लगा के ले जाना पड़ रहा है या वो स्मूथली जा रहा है लेकिन पेन हो रहा है। ठीक है, सर दिन लगेगा मतलब पीरियड ऑफ इलनेस, एवरेज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द बाउट का मतलब। अच्छा ओके, ठीक है। रीअसेसमेंट कर रहा है, रीअसेसमेंट मतलब दोबारा हमने जो उसका टेस्ट करवाया है वो क्या करना है, हमने दोबारा चेक करना है। रीटेस्ट पैसिव एंड एक्टिव ऑर्डर, एसएस पेन रिडक्शन एंड फंक्शन इंप्रूवमेंट, सेम स्टेप बाय स्टेप आपका प्रैक्टिकल लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जांपल बाय जॉइंट। अब देखो ये नो ह्यूमरल जॉइंट क्यों बोला गया इसे? क्या? ग्रेनॉइड कैविटी ऑफ योर स्कैपुला, ह्यूमरस आपका किसका? ह्यूमरस का हेड है। तो ग्रेनॉइड कैविटी ह्यूमरस का हेड क्या बना? शोल्डर जॉइंट, दैट्स व्हाई another thing is ह्यूमरल जॉइंट। ठीक है, पेशेंट पोजीशन। अब पेशेंट पोजीशन के लिए सुपाइन, सुपाइन क्या हुआ? फेस अपवर्ड होना चाहिए, और प्रोनेशन ये सुपिनेशन और प्रोनेशन। सुपिनेशन में ये आर्म सपोर्टेड, ये करके अब आर्म सपोर्टेड हो गया। ठीक है, क्योंकि हम किसका कर रहे हैं? शोल्डर जॉइंट का। एट द लेवल ऑफ आपको शोल्डर जॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा नीचे करेंगे वो अपना एंगल छोड़ देगा। आपको शोल्डर लेवल पे हाथ को सपोर्ट देना है, ठीक ना। या तो कोई टेबल हो, टेबल पे रखवा दीजिए एडजस्ट करके। ठीक है, मोबिलाइजेशन, पोस्टीरियर ग्लाइड और इंफीरियर ग्लाइड। पोस्टीरियर ग्लाइड का इंप्रूव्स इंटरनल रोटेशन फ्लेक्सेशन। पोस्टीरियर ग्लाइड मतलब कौन सी होती है ग्लाइड? यहाँ से करके हम उसे कहेंगे, एक बार ऐसे रोटेट करके देखिए, शोल्डर के 360 मूवमेंट होते हैं। तो पोस्टीरियर मतलब बैक साइड, तो बैक साइड का ग्लाइड करवाना, और आपको क्या करवाना है? इंफीरियर ग्लाइड। इंफीरियर ग्लाइड मतलब ये एक अंदर की साइड, इंफीरियर मतलब टुवर्ड्स इनर साइड। दोबारा क्लियर कर देता हूँ। एंटीरियर क्या होता है बेटा? आगे। पोस्टीरियर वैसे ही क्या होता है? वेंट्रल और डॉर्सल। वेंट्रल आगे, डॉर्सल पीछे, सुपीरियर, इंफीरियर, लैटरल और मीडियल। क्लियर? ठीक है, टेक्निक है स्टेबलाइज स्कैपुला, ग्रैब ह्यूमरल हेड, फ्लैग लाइन। आप क्या करना है? आपको बोलना है कि पर्सन की जो स्कैपुला है वो मूव नहीं करनी चाहिए। क्यों? आपके हमेशा याद करिए, आपके हैंड की मूवमेंट के साथ आपकी स्कैपुला मूव होती है। ठीक है, आप क्या करना है? सबसे पहले उससे कहना है कि इसकी स्कैपुला को होल्ड कर दीजिए, या तो कह दीजिए कि स्टेबलाइज का मतलब उससे कहते हैं कि आपकी ये जो ये चीज़ है, ये हड्डी हिला रही है मत, या तो उसे पकड़ लीजिए, स्टेबलाइज कर दीजिए। ग्रैब द ह्यूमरल हेड, अब उसके ये वाला ह्यूमरस का हेड को आपको पिक करना है और ग्लाइड करके देखना है क्या कि कहाँ पर, जैसे कि आपका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है तो इसकी वजह से, मोबिलाइजेशन की वजह से आपको शोल्डर लोकेट करना भी पता लगेगा। ठीक है, एल्बो जॉइंट का अलग अलग जॉइंट की देख लेते। एल्बो जॉइंट में जैसे ह्यूमरो अल्नर डिस्ट्रैक्शन करवा देते हैं। एल्बो जॉइंट में तो कुछ होता है ह्यूमरस का पार्ट और आपका रेडियल और अल्नर की साइड होता है, मुझे बताइए। रेडियल पार्ट हमेशा याद रखिए, रेडियल आपके थंब की साइड होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई ये रेडियल है। ठीक है, अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? अल्नर। ठीक है, ह्यूमरो रेडियल डिस्ट्रैक्शन इंक्रीज फ्लेक्शन और बेटा ह्यूमरो अल्नर डिस्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, क्या करवा रहे हैं? ह्यूमरस से अल्नर का डिस्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, तो इंक्रीज फ्लेक्शन और एक्सटेंशन
अब ये क्या हुआ, ये और उसके बाद सीधा करना Extension. तो इससे यही मूवमेंट करवानी है खाली, किसके लिए, एल्बो जॉइंट के लिए। और उस समय क्या पता चलेगा, अगर कहीं पे कहेगा सर यहाँ से पेन हो रहा है, तो हमें एग्जैक्ट उसके क्या पड़ेगा, एंड पॉइंट पता लगेगा। क्या पता लगेगा, एंड पॉइंट और उसका पॉइंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, वैसे ही रेडियो यूमरल, रेडियस और यूमरल का पोस्टीरियर लाइन होगा। क्यों एंटीरियर साइड तो है ही वो, अभी नॉर्मली जब उसे पोस्टीरियर करेंगे तो वो अपनी शेप में आएगी। ठीक है, इम्प्रूव एक्सटेंशन। ठीक है, रिस्ट जॉइंट से क्या डॉर्सल ग्लाइड होता है और वॉलर ग्लाइड होता है। डॉर्सल ग्लाइड में क्या होगा, इम्प्रूव फ्लेक्शन। ठीक है, वैसे ही वॉलर ग्लाइड में क्या होगा, इम्प्रूव एक्सटेंशन। अगर एक चीज़ है तो आपको पता है आपके हाथ और आपके पैर का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एक दूसरे के अपोजिट है, कभी नोटिस किया, कैसे, पीछे की ओर होता है। हाँ, और हाथ आगे की ओर होता है। ठीक है, हिप जॉइंट का लैटरल डिसेक्शन और इंफीरियर लैटरल क्यों बोला गया, क्योंकि जो अभी फ्रंट में लेके आएंगे फ्रंट तो मूव कर जाएगा। बेसिकली आपकी जो पेल्विक गिर्डल होती है 3 बोन से मिलकर बनी होती है, किससे, प्यूबिस इशियम, हाँ ठीक, 3 चीजें मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पे आपकी जहाँ पे आप टच करिए आपको एक बोन महसूस होगी, इसे बोलते हैं एसिस, क्या बोलते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। क्या बोलते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको बोन अपने लेग को लैटरली लेके जाना है कि लैटरली में आप उससे ये पता लगेगा कहीं पे जब आप कहीं गिरते हैं, कहीं चोट लगती है तो सबसे ज़्यादा चांस होता है कि ये पार्ट फ्रंट में आए, गिरेंगे इसी साइड। ठीक है, तो सबसे पहले उसका लैटरल मूवमेंट करा के देखेंगे, इसे लैटरल डिस्ट्रिक्शन करवा दिया, फिर इंफीरियर ग्लैंड ये करवाए तो उसके बाद इंफीरियर एक बाहर एक अंदर करवा के देखेंगे। ठीक है, नी जॉइंट क्या, पोस्टीरियर डिग्रेडेड, पोस्टीरियर करवाएंगे और एंटीरियर करवाएंगे। जिस जॉइंट जैसे मूव करता है वैसे उसका क्या करवाएंगे, ग्लाइड। आप ये चीज सोचिए, अगर रास्ते यही आगे पीछे तो मैं लेफ्ट राइट करा के उसका फायदा क्या है, तो मैं इसे आगे पीछे कराऊंगा। अब आपको पता है कि आपका नी जॉइंट एंटीरियर और पोस्टीरियर ज़्यादा जाता है, घूमता तो 360 एंगल में भी है, लेकिन मोस्टली आप उसका यूज़ कैसे करते हैं, कभी आप ऐसे चलते हैं, नॉर्मली बेसिस पे नहीं चलते ना, आप ऐसे चलते ना, तो हमेशा नॉर्मल बेसिस पे एंटीरियर पोस्टीरियर या फिर नहीं तरीका बता रहा हूँ। हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में आप नॉर्मली क्या ऐसे जॉइंट आगे चल जाता है, नहीं, लेकिन लैटरली और इंफीरियर ग्लैंड मूव हो जाता है। एंकल में पोस्टीरियर ग्लैंड ऑफ टेलस और एंटीरियर ग्लैंड ऑफ टेलस, इनका भी डॉर्सी फ्लेक्शन होता है, प्लांटर फ्लेक्शन होता है। डॉर्सी फ्लेक्शन क्या होता है, प्लांटर इसकी वजह से, क्योंकि आपके जो नीचे वाले चीज़ से प्लांटर हो जाता है ना, प्लांटेरिस बोला जाता है, प्लांटेरिस का सोच होता है। ठीक है, और सेफ्टी एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, अब हमें ध्यान क्या रखना है और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या देखना है, कॉन्ट्राइंडिकेशन रीसेंट फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो उसके रीसेंट फ्रैक्चर हुआ था या उसमें कोई डिसलोकेशन तो नहीं है। बोन मैलिगनेंसी, बोन मैलिगनेंसी क्या होता है, वहाँ पे ऑस्टियोफाइट का क्या होने लग जाता है, नंबर एब्नॉर्मल डिग्री में इंक्रीमेंट होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद सीवियर ओस्टियोपोरोसिस, मतलब वहाँ पर एक्स्ट्रा बोनी इनलार्जमेंट, मतलब वहाँ पे एक लोकेशन, हाँ वहाँ पे आपका कैल्शियम आके स्टोर होने लग जाएगा। ठीक है, और हाइपर मोबिलिटी, ज़्यादा मूव लगने लगेगा। ठीक है, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी आपका क्या होता है, स्वेलिंग आने लग जाती है। तो किसी रीजन से अगर वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन किसी वायरल कॉज की वजह से हो तो आपको बोन नेक्रोसिस भी करा सकते हैं। ठीक है, प्रिकॉशन क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम। अब सुनिए प्रिकॉशन क्या है, सेफ्टी। ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम, ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे कंफर्म करेंगे किसी पेशेंट का, सबसे पहले पेशेंट को ही बैठिए, जैसे ही उसकी आप पैर के यहाँ पर मीडियल साइड को प्रेस करेंगे ना हल्के से, वो उछल जाएगा, क्या दर्द के बारे में, उससे कंफर्म होगा वो पर्सन किसी से सफर कर रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये उसका साइन है पता करने का। ठीक है, बेटा फ्लेयर अप नहीं, ऑस्टियोआर्थराइटिस वो तो कुछ भी आ गया। अर्ली पोस्ट सर्जरी, उससे पहले कोई सर्जरी नहीं हो या उसके बाद कोई सर्जरी नहीं है जॉइंट की, आप पर चला कि सर उसके जॉइंट का ऑपरेशन हो रहा है, वो उससे पहले आपके पास आ गया, क्योंकि जितने भी मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं वो ऑपरेशन को प्रिवेंट करते हैं कि ऑपरेशन ना करवाना पड़े। तो मे भी वहाँ पे कुछ ऐसी डिफिकल्टी हो, उसका सर्जरी बोल दी गई है, लेकिन वो एक बार आ गया, क्या पता मेरा ऐसे से ठीक हो जाए, बीपीडी वाले के पास। ठीक है, फिजियोथेरेपी के पास आ गया, अब फिजियोथेरेपी के पास आया तो ये आपको पता कर लेना है कि उसके आगे जाके ऑपरेशन तो नहीं है। आपने और किया,
आपने कंसेंट नहीं लिया, उसकी दिक्कत और बढ़ गई, फंसेगा कौन? डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करना, जॉइंट मोबिलाइजेशन, ग्रेड डायरेक्शन बताना है, ये आपको बताना है। जब भी आप उसका बनाएंगे तो आपको ये शो करना है कि जॉइंट मोबिलाइजेशन किसका, कौन से जॉइंट का करवाया, राइट शोल्डर का करवाया, कौन सा ग्रेड था, सेकंड ग्रेड था, डायरेक्शन क्या थी, एंटीरियर पोस्टीरियर, ड्यूरेशन क्या था, आपने 10 मिनट करवाया, नंबर ऑफ सेट, एक नंबर ऑफ सेट पर आपको रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है, पेशेंट रिस्पॉन्स, पेशेंट ने बताया मुझे आराम मिला, इसके बाद R1 रेंज ऑफ मोशन ऑफ फंक्शन कितना काम करता है, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जितना थियोरेटिकली हो सकता है उतना बताओ।